नमस्कार। आज हम भारत के आंतरिक नक्शे के बनने और बदलने की कहानी को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ सरहदों को यहाँ से वहाँ करने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है नीति की, लोगों की उम्मीदों की और एक राष्ट्र की बदलती हुई पहचान की। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जिसने दशकों से हमारे पॉलिसी मेकर्स को उलझाए रखा है। भारत की जो अंदरूनी सीमाएं हैं वो आखिर तय कैसे हुईं? ये कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे दशकों का विचार विमर्श, कई जन आंदोलन और बहुत जरूरी नीतिगत फैसले शामिल हैं। देखिए, आज़ादी के बाद इतनी सारी रियासतों को मिलाकर एक देश बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस विशाल पहेली को सुलझाने का एक जो मुख्य सिद्धांत था वो था भाषा। ये आइडिया कि प्रशासनिक सीमाएं भाषाई और सांस्कृतिक समानताओं पर आधारित होनी चाहिए, एक बहुत ही पावरफुल फोर्स बन गया। इससे न केवल शासन आसान होता, बल्कि लोगों का सरकार के साथ जुड़ाव भी मजबूत होता। और इसी सिद्धांत ने पहली बड़ी कार्रवाई को जन्म दिया, जिसने आने वाले कई दशकों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। इस स्लाइड में जो खास बात है वो है इन घटनाओं की रफ्तार और उनका असर। 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद आंध्र प्रदेश बना। इस एक घटना ने एक नेशनल डिबेट छेड़ दी, जिसकी वजह से उसी साल राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसका काम था पूरे देश में भाषा के आधार पर सीमाओं को फिर से तय करना। और देखिए, सिर्फ 3 साल के अंदर उनकी सिफारिशों ने एक ऐतिहासिक कानून की शक्ल ले ली। और ये हमें भारत के प्रशासनिक इतिहास के एक सबसे अहम मोड़ पर ले आता है, 1956 का वो बड़ा पुनर्गठन। ये तारीख बहुत ज़रूरी है, 1 नवंबर 1956। ये वो दिन था जब भारत ने अपने आंतरिक नक्शे को एक बहुत बड़े पैमाने पर पूरी तरह से बदल दिया, जिसने देश का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही भारत को 14 राज्यों में बांटा गया। ये वो नींव थी जिस पर भविष्य के सारे बदलाव होने थे। और उन 14 राज्यों के साथ साथ 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए। इसने 1956 में भारत की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थी उसे पूरा किया। लेकिन नक्शे पे खींची गई लकीरें कोई पत्थर की लकीर नहीं थीं। 1956 तो कह सकते हैं बस एक शुरुआत थी। अगले कई दशकों में भारत का नक्शा लगातार बदलता रहा, जो देश की बदलती ज़रूरतों को दिखाता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। सिर्फ 4 साल बाद 1960 में जो विशाल बॉम्बे राज्य था उसे भाषा के आधार पर बांटा गया। और मामला सिर्फ भाषा का नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशन्स भी एक बड़ा कारण था। इस विभाजन से मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषियों के लिए गुजरात का जन्म हुआ। 60 का दशक और भी बदलाव लेकर आया। 1963 में नागा लोगों की जो अलग सांस्कृतिक पहचान और राजनीति मांगे थी, उन्हें मानते हुए नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। फिर 1966 में पंजाबी सूबा आंदोलन के बाद पंजाब को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया, जिससे हिंदी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर हरियाणा राज्य बनाया गया। 70 का दशक तो जैसे बदलाव की एक लहर लेकर आया, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट में। 1971 में हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड मिला। फिर 72 में उत्तर पूर्व में एक बड़ा पुनर्गठन हुआ, जिससे मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य बने। और 75 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। ये सारे कदम इस क्षेत्र की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को भी दिखाते थे। और ये सिलसिला 80s में भी जारी रहा। साल 1987 एक और महत्वपूर्ण वर्ष था। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, जो कि संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र थे, उन्हें स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी रीजन से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और वहीं अपनी एक अलग ऐतिहासिक पहचान के साथ गोवा भी एक पूर्ण राज्य बन गया। और जैसे ही हम 21वीं सदी में आए, राज्यों के बनने के कारण भी बदल गए। अब सिर्फ भाषा या संस्कृति ही नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, आर्थिक असमानता और पिछड़ेपन जैसे मुद्दे ज्यादा अहम हो गए। और ये नई सोच नवंबर 2000 में बिल्कुल साफ दिखी। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि दशकों से चली आ रही क्षेत्रीय मांगों का नतीजा था। सोचिए, सिर्फ 15 दिनों के अंदर 3 नए राज्य बना दिए गए। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। इन तीनों के पीछे की मुख्य वजह आर्थिक पिछड़ापन और बेहतर स्थानीय शासन की मांग थी। तो ये सफ़र हमें लगभग आज के दौर में ले आता है, जहां भारत के नक्शे में सबसे हालिया बड़ा बदलाव हुआ, जो ये साबित करता है कि यह विकास यात्रा अभी भी चल रही है। 2 जून 2014 को दशकों के आंदोलन के बाद
तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके भारत का 29वां राज्य बनाया गया। इस आंदोलन के पीछे पानी के बंटवारे, राजस्व और एक अलग सांस्कृतिक पहचान जैसे काफी गहरे मुद्दे थे। तो इस पूरी यात्रा से पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत का आंतरिक नक्शा कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये एक जीती जागती, बदलती हुई इकाई है जो देश के लोगों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं के साथ लगातार इवॉल्व होती है। ये जो कथन है, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। सीमाओं का हर बदलाव भारत के लोकतंत्र और उसके फेडरल स्ट्रक्चर की मैच्योरिटी को दिखाता है, जो बातचीत और समायोजन के जरिए आगे बढ़ता है। और हाँ, इस ब्रीफिंग से एक प्रैक्टिकल टेकअवे के तौर पर इन प्रमुख सालों को याद रखने का ये एक आसान तरीका है। 53, 56, 60, 66, 72, 75, 87, 2000 और 2014। ये सीक्वेंस पुनर्गठन की बड़ी लहरों को याद रखने में मदद करेगा। और हम इस एक आखिरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या भारत का नक्शा अब अपने अंतिम रूप में पहुंच चुका है? खैर, अगर हम इतिहास को देखें तो इसका जवाब शायद नहीं है। और यही सवाल हमें भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी के भविष्य के बारे में लगातार सोचने और रणनीति बनाने के लिए प्रेरित करता है।